हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं दिव्या वर्मा एंड आप सभी लोग हैं मेरे साथ इंडिया के बेस्ट स्टडी चैनल पर, जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी 101। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर की ड्राइंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इसलिए कोई भी इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। सभी लोग इस वीडियो पर एंड तक बने रहेंगे क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीए फर्स्ट ईयर ड्राइंग, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कला क्या है, कला का अर्थ, कला की उत्पत्ति कैसे हुई और कला की परिभाषा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कला क्या है, व्हाट इज आर्ट। चलिए देखते हैं। यह कला शब्द अपने आप में बहुत व्यापक है। इसे किसी भी परिभाषा में बांधना बहुत ही जटिल कार्य है। आदिकाल से कला शब्द का अर्थ समाज में विभिन्न वर्गों द्वारा अलग अलग अर्थों में प्रचलित है। जीवन में हम अनेक कार्य करते हैं और इन्हें एक कौशल के साथ करते हैं, तब उस कार्य को कला की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि अपने जीवन में हम बहुत सारे कार्य करते हैं और हर एक कार्य को करने के लिए किसी न किसी प्रकार की कला की आवश्यकता अवश्य होती है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नट का करतब दिखाना, बढ़ईगिरी का काम, भवन निर्माण, फर्नीचर का काम, सभी को कला शब्द में सम्मिलित किया गया है। केवल चित्र, साहित्य, काव्य को ही कृत्य नहीं माना जाता है, अपितु आदिकाल से लेकर मनुष्य ने अपने चारों ओर के वातावरण को रेखाओं तथा अन्य माध्यमों से व्यक्त करने का प्रयत्न किया, जिसके लिए उसने वाणी, हाथ पैर आदि का सहारा लिया और कालांतर में इन्हीं को कविता संग्रह और अभिनय, नृत्य कहा जाता है। ठीक है, चारों ओर के वातावरण को रेखाओं या फिर अन्य माध्यमों से व्यक्त करने का प्रयत्न किया। ठीक है, यानी कि मनुष्य अपने चारों तरफ जो कुछ देखता था उसे व्यक्त करने के लिए रेखाओं और अन्य माध्यमों का सहारा लिया, जैसे कि हाथ पैर यानी कि नृत्य करके, वाणी यानी कि कुछ गा करके। ठीक है, इस तरीके से उसने अपने आस पड़ोस के वातावरण को देखा और उसे रेखाओं, हाथ पैर या फिर वाणी का सहारा लेकर व्यक्त किया, और इसी को क्या कहा जाता है, कविता संग्रह, अभिनय या फिर नृत्य कहा जाता है। ठीक है, जो चीज़ें वाणी के द्वारा प्रस्तुत की गई वो कविता संग्रह के अंतर्गत आई, और हाथ पैर के द्वारा यानी कि जैसे नृत्य किया जाता है उसमें क्या किया जाता है, हाथ पैरों का इस्तेमाल किया जाता है, तो हाथ पैरों के द्वारा जो अभिव्यक्तियाँ की गई उसे अभिनय या नृत्य कहा गया। आगे देखते हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं कला शब्द का अर्थ और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। कला शब्द की उत्पत्ति पर अलग अलग विद्वानों के मत प्रचलित हैं। प्राचीन में कला शब्द जनमानस में प्रचलित नहीं था, अपितु उस समय शिल्प शब्द का प्रयोग कला के स्थान पर किया जाता था। प्राचीन काल में लोगों के बीच में कला शब्द का प्रचलन नहीं था। ठीक है, उस समय कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। प्राचीन वेदों, उपनिषदों व ब्राह्मण ग्रंथों में यह माना जाता है कि जो अनुकृति है वही शिल्प है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि इस समय कला के स्थान पर शिल्प शब्द का प्रयोग होता था। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रमाणिक प्रयोग नाट्यशास्त्र ग्रंथ में मिला है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। सबसे पहले कला शब्द का प्रमाणिक प्रयोग नाट्यशास्त्र ग्रंथ में किया गया है, और नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है, भरत मुनि। ठीक है, यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं, चलिए इनको भी एक बार पढ़ लेते हैं। न तद ज्ञानम न तद शिल्पम, न तद विद्या न तद कला। ठीक है, इन पंक्तियों का अर्थ है ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई शिल्प नहीं, ठीक है, ऐसी कोई विद्या नहीं जो कला ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं। शास्त्रों के अध्ययन से पता चलता है कि सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। ठीक है, शास्त्रों के अध्ययन से हमें क्या पता चलता है कि सबसे पहले कला शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है, और कला शब्द का प्रमाणिक प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले कला शब्द का प्रमाणिक प्रयोग नाट्यशास्त्र ग्रंथ में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं। यथा कलाम यथा शक मध्य ऋणम श नयामसि। ठीक है, प्राचीन काल में शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी,
और कला के लिए शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। वैदिक काल में कलाकार को शिल्पीन कहा जाता था। प्राचीन काल में शिल्प में कुशलता ही कला मानी जाती थी और कला के लिए प्राचीन काल में शिल्प शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, वैदिक काल में कलाकारों को शिल्पीन कहा जाता था। ठीक है, वैदिक काल में कलाकारों को क्या कहा जाता था? शिल्पीन। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की भांति यूरोप में भी कला हेतु शिल्प के समानार्थी शब्दों का प्रयोग होता था। यूनान यानी कि ग्रीस में कलाओं को टेक्ने या फिर टेक्वेन कहते थे, जिसका अर्थ शिल्प होता है। इसी प्रकार 13वीं शती के प्रारंभ में अंग्रेजी के आर्ट शब्द का विकास प्राचीन लैटिन शब्द आर्ट से बना हुआ है, जिसका अर्थ है बनाना, पैदा करना या संयोजित करना अथवा शिल्प या कौशल है। ठीक है, देखिए जो आर्ट शब्द है, अंग्रेजी का आर्ट शब्द जो है वो लैटिन के शब्द आर्ट से बना हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी का आर्ट शब्द प्राचीन लैटिन शब्द आर्ट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बनाना, पैदा करना या संयोजित करना। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा में कला की उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ है प्रेरित करना, शब्द करना, ध्वनि करना इत्यादि माना जाता है। ठीक है, संस्कृत भाषा में कला की उत्पत्ति कल धातु से मानी जाती है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? प्रेरित करना, शब्द करना, ध्वनि करना। कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति कट धातु से मानते हैं, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना या मस्त करना। ठीक है, अलग अलग विद्वानों ने कला की परिभाषाएं अलग अलग दी हैं। ठीक है, कुछ विद्वान मानते हैं कि कला की उत्पत्ति कल धातु से हुई है और कुछ विद्वान मानते हैं कि कला की उत्पत्ति कट धातु से हुई है। ठीक है, कुछ विद्वान इसकी उत्पत्ति क से मानकर इसका अर्थ आनंद के रूप में भी लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग मत रखा है। ठीक है, कुछ विद्वान कल धातु से मानते हैं कला की उत्पत्ति। ठीक है, और कुछ विद्वान कट धातु से और कुछ विद्वान क से। ठीक है, तो सभी विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। आगे देखते हैं। कामसूत्र तथा शुक्र नीति में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। ललित विस्तार में कलाओं की संख्या 86, प्रबंध कोश में 72 तथा कला विन्यास में 300 कलाओं का उल्लेख है। ठीक है, कामसूत्र और शुक्र नीति में कलाओं की संख्या 64 मानी गई है। ललित विस्तार में 86 यानी कि 86, प्रबंध कोश में 72 यानी कि 72 और कला विन्यास में 300 कलाओं का उल्लेख है। आगे देखते हैं कला की परिभाषा। कला अपने समय की मान्यताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप अपना स्वरूप बदलती रहती है। विभिन्न देशों में इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। भारतीय दर्शन के अनुसार कला सत्यम शिवम सुंदरम है, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला के बारे में क्या कहा है? जो सत्य है, जो सुंदर है, वही कला है। आगे देखते हैं कला की अन्य परिभाषाएं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों ने कला के बारे में अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, तो किस विद्वान ने कला के बारे में कौन सी परिभाषा दी है, तो हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लेटो के बारे में। ठीक है, प्लेटो के बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, यानी कि प्लेटो ने कला के बारे में अपनी कौन सी परिभाषा दी है। ठीक है, तो प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। ठीक है, प्लेटो ने कहा है कला सत्य की अनुकृति है। क्रोचे कला बाह्य भावों की अभिव्यक्ति है। ठीक है, क्रोचे ने कहा है कला बाह्य भावों की अभिव्यक्ति है। फ्रायड कला मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ स्वरूप है। फ्रायड के अनुसार कला की परिभाषा है कला मानव की दमित भावनाओं का, दमित वासनाओं का उभरा हुआ स्वरूप है। महात्मा गांधी के अनुसार कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा है कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। पिकासो के अनुसार कला एक ऐसा असत्य है जिसमें हमें सत्य का बोध होता है। पिकासो ने क्या कहा है? कला एक ऐसा असत्य है जिसमें हमें सत्य का बोध होता है। अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति का अनुकरण है। अरस्तु ने कहा है कला प्रकृति का अनुकरण है। शैले के अनुसार कल्पनाओं की अभिव्यक्ति ही
कला है। शैले ने क्या कहा है? कल्पनाओं की अभिव्यक्ति ही कला है। आगे देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। जयशंकर प्रसाद के अनुसार ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संयुक्त रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। जयशंकर प्रसाद ने क्या कहा है? ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संयुक्त रूप जो हमको बोध के लिए मिलता है वही कला है। रस्किन के अनुसार कला में मनुष्य अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। आगे देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है जो अपूर्ण कला की पूर्ति है। नीत्शे के अनुसार कला जीवन के कड़वे अनुभवों से मुक्ति का माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने विभिन्न विद्वानों के माध्यम से अलग अलग कला की परिभाषाएं पढ़ ली हैं। ठीक है, किस विद्वान ने कला के बारे में कौन सी परिभाषा दी हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। चलिए आगे देखते हैं, टॉलस्टॉय के अनुसार। अच्छा, टॉलस्टॉय रह गए थे, मुझे लगा सारे विद्वान हो गए हैं। चलिए देख लेते हैं, टॉलस्टॉय ने क्या कहा है? कला भावों को क्रिया, रेखा, रंग, शब्द या ध्वनि द्वारा इस प्रकार अभिव्यक्त करना है जिससे देखने या सुनने वाले के मन में वही भाव जागृत हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक था। आई होप आप लोगों को सारा कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, उसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।